गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मोहम्मद सबीर अली गांधी स्मारक +2 हाई स्कूल में हेल्थ केयर का वोकेशनल टीचर हूं। आज मेरा दूसरा सेशन। आप लोगों को आज मैं 11th क्लास का यूनिट 1 चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। आज का जो सेशन है इसका मुख्य रूप से हम लोग अस्पताल को कैसे क्लासीफाई करते हैं, कितने भागों में ये बटा हुआ है, कितने कैटेगरीज में बांटा गया है, इसका बेड कैपेसिटी के हिसाब से और बेड स्ट्रेंथ के हिसाब से ये आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेड कैपेसिटी के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है ये देखते हैं। तो देखिए, द साइज ऑफ हॉस्पिटल इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ बेड्स इट हैज बेस्ड ऑन द बेड कैपेसिटी। हॉस्पिटल कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। बोलता है हॉस्पिटल को बेड कैपेसिटी के हिसाब से जो बांटा गया है उसको कैसे कैटेगराइज किया गया वो देखते हैं। सबसे पहले इसको 3 भागों में बांटा गया हॉस्पिटल को। पहला स्मॉल हॉस्पिटल, दूसरा मीडियम हॉस्पिटल और तीसरा है लार्ज हॉस्पिटल। तो इसको बेड कैपेसिटी के हिसाब से कैसे बांटा गया वो देखते हैं। तो स्मॉल हॉस्पिटल जो है उसमें कितना बेड स्ट्रेंथ होगा, तो लेस देन 100 बेड्स, यानी कि जिस हॉस्पिटल में 100 बेड से कम अगर बेड है ना, तो वहां का बेड कैपेसिटी अगर 100 से कम है तो उस हॉस्पिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस हॉस्पिटल को बोलेंगे स्मॉल हॉस्पिटल है वो। ओके, अब आते हैं मीडियम। तो मीडियम यानी स्मॉल से अधिक होगा तो 101 बेड टू 300 बेड। अगर वहां पे कोई भी हॉस्पिटल में अगर 101 बेड से अधिक है और 300 बेड है या उससे कम है तो उस हॉस्पिटल को हम लोग मीडियम हॉस्पिटल कहेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग लार्ज हॉस्पिटल। तो लार्ज मतलब सुन के ही लग रहा है कि बड़ा हॉस्पिटल होगा, है ना। तो वो बड़ा हॉस्पिटल में कितना बेड स्ट्रेंथ होना चाहिए, बेड कैपेसिटी वहां का कितना होना चाहिए, तो वैसा हॉस्पिटल जहां का बेड कैपेसिटी 301 टू 1000 होगा, यानी मिनिमम 301 होना चाहिए और मैक्सिमम में वो 700, 800, 900 और 1000 तक भी रहता है, तो वैसे हॉस्पिटल को हम लोग लार्ज हॉस्पिटल कहते हैं। ये था बेड स्ट्रेंथ के हिसाब से हम लोग हॉस्पिटल को कैसे कैटेगराइज किए हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि बेड स्ट्रेंथ के हिसाब से, बेड स्ट्रेंथ इसका मतलब क्या हुआ कि वो हॉस्पिटल जो है ना, वहां का कितना स्ट्रेंथ है बेड का, उसके हिसाब से हम बता देंगे कि वो हॉस्पिटल कौन सा है। ठीक है, वो टीचिंग हॉस्पिटल है, रेफरल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तालुका हॉस्पिटल, पीएचसी है कि सीएचसी है, ये हम लोग कैटेगराइज कर पाएंगे। ओके, चलिए हम लोग बेड स्ट्रेंथ के हिसाब से हम लोग देखते हैं। बोलता है द बेड स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हॉस्पिटल इज एज फॉलोज, है ना, कि अलग अलग टाइप ऑफ हॉस्पिटल है उसको हम लोग कैसे देख रहे हैं बेड स्ट्रेंथ के हिसाब से। देखिए, पहला है टीचिंग एंड रेफरल हॉस्पिटल। तो टीचिंग से लग रहा है आप लोगों को वहां पे पढ़ाई होता होगा ना, टीचिंग और ट्रेनिंग जहां पे होता होगा। हाँ, तो ऐसा हॉस्पिटल भी होता है जहां पे टीचिंग ट्रेनिंग भी होता है और चेकअप भी होता है, जैसे रिम्स में आप लोग जानते हो, या पीएमसीएच में या एमजीएम में, है ना। तो ये सब हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि यहाँ पे चेकअप भी होता है, पेशेंट को भी देखा जाता है और इसके साथ साथ वहाँ पे पढ़ाई भी करवाया जाता है, एमबीबीएस, एमडी, एमएस का पढ़ाई होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि टीचिंग और रेफरल हॉस्पिटल है वहाँ कितना बेड कैपेसिटी होगा। तो वहां कम से कम अगर बेड कैपेसिटी होगा तो 200 टू 300 बेड स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, बेड स्ट्रेंथ कितना होगा, 200 टू 300। ओके, और अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मतलब सदर अस्पताल। आप लोगों को मालूम होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सदर अस्पताल होता है। ठीक है, तो सदर अस्पताल होता है तो वहां का बेड स्ट्रेंथ कितना होता होगा, यानी कम से कम कितना बेड होता होगा, है ना, और अधिक से अधिक कितना बेड होता होगा। तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहां कम से कम 50 बेड रहेगा, कम से कम, है ना। 50 बेड से 200 बेड का उसका बेड स्ट्रेंथ होता है। तो वैसा जो हॉस्पिटल होगा हम उसको, है ना, सदर अस्पताल कहेंगे। ओके, तो तालुका हॉस्पिटल है उसके बाद। थर्ड इज तालुका हॉस्पिटल। तो तालुका हॉस्पिटल में भी जो बेड स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 50 टू 200, यानी कि जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जितना बेड का स्ट्रेंथ होता है उतना ही बेड स्ट्रेंथ तालुका हॉस्पिटल में भी होता है। जैसे बहुत सारे गांव को मिला करके एक तालुका हॉस्पिटल बनाया जाता है ना, तो वो हॉस्पिटल में कितना होता है बेड स्ट्रेंथ, तो 50 टू 200 उसका बेड स्ट्रेंथ होता है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं CHC, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर।
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, आप लोग इसको हिंदी में देखते होंगे, लिखा हुआ रहता होगा हॉस्पिटल के आगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको हम लोग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलते हैं ना। तो ऐसा जो हॉस्पिटल होता है वहां का जो बेड स्ट्रेंथ होता है, वहां मिनिमम अगर होगा तो 30 बेड होगा और मैक्सिमम में 50, यानी 30 to 50 उसका बेड स्ट्रेंथ होता है। ओके, अब हम लोग जाते हैं आगे, PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आप लोग देखते होंगे कि लगभग सारे गांव में गवर्नमेंट जो है एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल देते हैं, ताकि वहां गांव वालों को कोई तकलीफ अगर हो, छोटा मोटा अगर प्राइमरी चेकअप करवाना हो, तो वो प्राथमिक हेल्थ सेंटर में जाए और चेकअप करवा सके। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वहां जो बेड स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, कितना होता है, तो 6 to 10 है ना, यानी 10 से और कितना, सॉरी ये 6 से 10 बेड स्ट्रेंथ वहां पे होता है। ओके, अब हम लोग जान गए हैं कि बेड कैपेसिटी के हिसाब से कितने वर्गों में बांटा गया है, बेड स्ट्रेंथ के हिसाब से किस हॉस्पिटल को हम लोग कौन सा नाम दे सकते हैं, ये जाने। चलिए, अब हम लोगों का यहाँ सेशन कंप्लीट होता है, बट हम चाहेंगे कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, आप लोग उसका आंसर देंगे, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, क्वेश्चन यहां मैं लिख रहा हूं, आप लोग कमेंट पे इसका आंसर दे देना। क्वेश्चन है, इससे पिछला सेशन में भी आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था, है ना, OPD, IPD, GDA का फुल फॉर्म, और अभी भी मैं फुल फॉर्म ही दे रहा हूं। आप लोग लिखोगे फुल फॉर्म ऑफ CHC, ये बताया जा चुका है, और इसके साथ एक क्वेश्चन और, फुल फॉर्म ऑफ PHC। ये दो क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दोगे। चलिए, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सबीर अली, गांधी स्मारक +2 हाई स्कूल में हेल्थ केयर का वोकेशनल टीचर हूँ। आज मेरा तीसरा सेशन आप लोग देख रहे हैं। आज का जो हम लोग टॉपिक पकड़े हैं, इसमें हम लोगों का 11th क्लास का यूनिट 1 का चैप्टर 2, जो कि इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, वो टॉपिक दूसरा था। आज टॉपिक जो हम लोग चुने हैं, इस टॉपिक में हम लोग स्पेशली ये जानेंगे कि हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ वर्क करते हैं, तो क्या वो सारे प्रोफेशनल होते हैं या प्रोफेशनल के साथ सपोर्टिंग भी रहते हैं। तो आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ वर्क करते हैं, सारे लोग प्रोफेशनल स्टाफ नहीं होते हैं, है ना, वहाँ प्रोफेशनल स्टाफ भी होते हैं और सपोर्टिंग स्टाफ भी रहते हैं। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि प्रोफेशनल स्टाफ कौन कौन लोग कहलाते हैं और कौन लोग हैं जो कि सपोर्टिंग स्टाफ की तरह हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ आप लोगों को कि स्टाफ कोई भी हो, वो एक अहम भूमिका निभाता है उस हॉस्पिटल को या उस संस्थान को चलाने के लिए। आप लोगों को मालूम है, चूँकि आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग ये जानते हो कि आप स्कूल जब जाते हो तो वहाँ पे प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, है ना, वहाँ पे क्लर्क होते हैं, वहाँ प्यून होते हैं, सारे स्टाफ्स होते हैं, और स्कूल जो चलता है वो सारे स्टाफ के वजह से चलता है। तो उसमें कुछ स्टाफ होते हैं जो आपके कंसल्ट में डायरेक्ट अटैच में होते हैं, है ना, वो कहलाते हैं टीचिंग स्टाफ, और कुछ होते हैं स्टाफ जो कि सपोर्ट करने का काम करते हैं, वो नॉन टीचिंग। तो इसी तरीके से वैसे स्टाफ जो पेशेंट के डायरेक्ट अटैच में होते हैं, है ना, जो पेशेंट के डायरेक्ट अटैच में होते हैं, वैसे जो स्टाफ होते हैं वो प्रोफेशनल कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप जाते हो, एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है, उनका जो भी चेकअप होता है, उनका वाइटल साइन चेक करते हैं, है ना, या उनका रेस्पिरेशन चेक करते हैं। वाइटल साइन में ही रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर, ठीक है, और इसी तरीके से आपका टेम्परेचर देख लेंगे, इसी तरीके से आपका पल्स रेट देख लेंगे। तो वो आपको डायरेक्ट टच किए, ठीक है,
तो वो प्रोफेशनल स्टाफ हो गए। इसी तरीके से आप कोई भी स्टाफ ले लीजिए, नर्स ले लीजिए, लैब टेक्नीशियन ले लीजिए, वो डायरेक्ट पेशेंट के अटैच होते हैं, ठीक है। तो वैसे स्टाफ को हम लोग प्रोफेशनल बोलते हैं। और वैसे जो लोग हॉस्पिटल को चलने में मदद कर रहे हैं, हॉस्पिटल को चलाने में मदद कर रहे हैं, ठीक है, वैसे स्टाफ को हम लोग सपोर्टिंग स्टाफ कहते हैं। जैसे आपको मालूम है एक पेशेंट है, तो उस पेशेंट को हेल्प करते हैं एक अटेंडेंट के रूप में जीडीए, ठीक है। उसी तरीके से एक हॉस्पिटल में अगर सिक्योरिटी गार्ड है तो वो भी उस हॉस्पिटल को चलाने में मदद कर रहा है। उसी तरीके से एक वाशरमैन है, जो धोबी है, जो कि वहाँ के जो भी पेशेंट होते हैं, जिस बेड में वो सोते हैं, उस बेड में जो क्लॉथ्स है उसको वॉश करने का काम करते हैं, तो वो भी एक स्टाफ है हॉस्पिटल के, उसको सपोर्टिंग स्टाफ करते हैं। इसी तरीके से कुक अगर है, जो रसोइया है, जो खाना बनाते हैं और वहाँ के पेशेंट को खाने को मिलता है, तो वो भी हॉस्पिटल को चलने में मदद कर रहे हैं, तो वो सपोर्टिंग स्टाफ हो गए, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा ये जान गए हैं कि कौन कौन से लोग प्रोफेशनल में आएंगे और कौन कौन से लोग जो है वो सपोर्टिंग स्टाफ में आएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कंप्लीट हम लोग देख लेते हैं कि कितने प्रोफेशनल स्टाफ हॉस्पिटल में हम लोगों को अवेलेबल होते हैं और कितने सपोर्टिंग स्टाफ जो है अवेलेबल होते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रोफेशनल स्टाफ। द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स आर अवेलेबल इन अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में यहाँ जो भी लिखा हुआ आप लोगों को दिख रहा है, ये लोग प्रोफेशनल स्टाफ्स हैं जो कि हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले डॉक्टर, चूँकि डॉक्टर के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट के कंसल्ट में डायरेक्ट आते हैं और पेशेंट का चेकअप करने में उनका अहम भूमिका रहता है, ठीक है। अच्छे, डॉक्टर के सपोर्ट में जो कार्य करने का काम करते हैं वो करती है नर्स, ठीक है। तो नर्स भी जो है वो प्रोफेशनल स्टाफ्स हैं, क्योंकि वो भी अटैच में रहते हैं पेशेंट के, है ना। उसके बाद आते हैं फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का क्या काम है, तो उनका जो रोल होता है ना, उनका रोल क्या है कि वो दवा जो देने का काम करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मेडिकल लैब टेक्नीशियन, चूंकि टेक्नीशियन आप लोगों को मालूम है अभी कोविड-19 चल रहा ना, तो कोविड-19 में आप लोग जो ब्लड सैंपल कलेक्शन करवा रहा होगा, जितने भी पेशेंट जा रहे होंगे, जितने भी लोग जा रहे होंगे कि हमको कोरोना है कि नहीं है, इसका जानकारी लेना है, तो सबसे पहले क्या होगा, सैंपल कलेक्शन होता है ब्लड का। तो ब्लड का जो सैंपल कलेक्शन करते हैं वो होते हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ठीक है। तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन जो होते हैं हॉस्पिटल में, उनका भी अहम रोल होता है और वो भी प्रोफेशनल स्टाफ्स होते हैं, ओके। इसी तरीके से एक्सरे टेक्नीशियन, इसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट। आप लोग एक्सरे टेक्नीशियन, चूंकि पैर टूट गया, हाथ टूट गया है ना, या वैसा अगर आपको फ्रैक्चर आया है कि नहीं आया है, ये चीज़ जाना है तो एक्सरे करवाना पड़ता है ना। तो वो जो टेक्नीशियन होते हैं एक्सरे टेक्नीशियन, ये भी आपका प्रोफेशनल स्टाफ्स होते हैं ना। अब फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं कि आपका मान लीजिए हाथ का टूट गया है, उसको सेट करना है, सेट हो गया है, उसको अब कैसे सीधा किया जाए, कैसे एक्सरसाइज करवाया जाए कि आपका सही हो सके, है ना। तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम है जो कि आपको वो टेक्निक सिखाएंगे, वो कैसे एक्सरसाइज किया जाता है वो करवाएंगे ताकि आप ठीक हो सको, ठीक है। इसके बाद आते हैं डाइटिशियन, बहुत अहम रोल। कैसे, इस तरीके से कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस चीज़ से प्रिकॉशन बरतना है, किस चीज़ को यूज करना है, खाने से रिलेटेड जो भी काम होगा वो डाइटिशियन का काम है। इसके बाद होता है मेडिकल सोशल वर्कर, ये भी प्रोफेशनल है। ये जितने हैं मेडिकल सोशल वर्कर जो कि सामाजिक काम करते हैं, है ना, मेडिकली, है ना, तो ये भी प्रोफेशनल कहलाते हैं, ठीक है। ये हुआ प्रोफेशनल, है ना। हम लोग जाने डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन और क्या जाने मेडिकल सोशल वर्कर। ये हम लोग 8 लोगों का अभी नाम जाने, हालांकि और भी हैं, एमआरआई टेक्नीशियन, सीटी स्कैन टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, है ना, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम लोग जनरली डॉक्टर में ही उनको काउंट कर लिए ना, ठीक है। टेक्नीशियन को टेक्नीशियन में काउंट कर लिए, हर अलग अलग नहीं बोल सकते हैं, है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब डॉक्टर में जैसे मान लीजिए ऑर्थोपेडिक्स, है ना, और आपको पीडियाट्रिक्स, ऐसे करके बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर ऑप्थेल्मिक, तो पता चलेगा कि ऐसे अगर अलग अलग हम लोग बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सारे को हम लोग डॉक्टर में इंक्लूड कर लिए, टेक्नीशियन को टेक्नीशियन में, ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं सपोर्टिंग स्टाफ, जो कि हॉस्पिटल को चलने में बहुत अहम रोल वो लोग भी अदा करते हैं, बट वो लोग पेशेंट के डायरेक्ट कंसल्ट में नहीं आते हैं, लेकिन पेशेंट के लिए बहुत, मतलब हॉस्पिटल को चलने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। चलिए
सपोर्टिंग स्टाफ सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है एडमिनिस्ट्रेटर, जो हॉस्पिटल को चलाने का काम करता है, कैसे चलेगा हॉस्पिटल, ठीक है ना, वो पूरा हॉस्पिटल का समझ लीजिए एक तरह का वो मालिक। अब आते हैं हॉस्पिटल में मैनेजर होता है जो कि मैनेज करता है कौन स्टाफ को किस दिन आना है, किस दिन नहीं आना है, किसको कहाँ एडजस्ट करना है, किसको कहाँ रखना है, वो मैनेज करने का सारा काम रहता है मैनेजर का पूरे हॉस्पिटल में। अब आते हैं रिसेप्शनिस्ट। तो रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं उनका बहुत अहम रोल, क्योंकि पेशेंट जो आते हैं या उसके पेशेंट के अटेंडेंट आते हैं, ठीक है, पेशेंट के साथ में जो आते हैं, उनको किसी भी तरीके का अगर हेल्प चाहिए होगा तो वो हेल्प जो प्रोवाइड करने का काम करता है वो करते हैं रिसेप्शनिस्ट। जो आप लोग देखे होंगे हॉस्पिटल्स में कि गेट से एंट्री करते और एंट्री करते हुए आप देखते हो किन्हीं के लेफ्ट साइड में बैठे हुए जो आपसे आप जाइएगा पूछिएगा एक्सक्यूज मी सर, तो वो बोलेगा यस मैम मे आई हेल्प यू, है ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, ठीक है, वो मदद करने के लिए तत्पर रहता है, हाँ वो मदद करने के लिए तैयार रहता है, वो होता है रिसेप्शनिस्ट, है ना। हॉस्पिटल में एंट्रेंस में ही इसका गेट होता है। अच्छा, कुक, सपोर्टिंग स्टाफ, रसोईया, अभी बता चुके थे कि रसोईया जो होता है उसका अहम रोल होता है, ओके। ये जो है खाना बनाने का काम करते हैं और इन्हीं के खाना बनाने के बाद सारे पेशेंट लोग खाना खा सक रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुक के साथ में कुक हेल्पर जो होते हैं वो भी सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में वर्क करते हैं, ओके। अच्छे, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आप लोग जाते हो कितना बिल हुआ, कितना बिल कटा, कितना एक्सरे में कितना चार्ज लगेगा, है ना, तो उस सब का डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो आपका क्या करते हैं, सारा डाटा निकालते हैं, इसका इतना पैसा लगा, इसका इतना पैसा लगा, ठीक है। तो वो डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर में बैठ के सारा डाटा को एंट्री करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ जो भी एंट्री अगर हॉस्पिटल्स का होता है सारा उनका जिम्मेदार रहता है ना, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है हॉस्पिटल में एज ए सपोर्टिंग स्टाफ। वाशरमैन चूंकि मैं बात कर चुका हूँ इसके बारे में कि जितने भी हॉस्पिटल में क्लॉथ्स होते हैं, बेड होते हैं, है ना, पिल्लो कवर होते हैं या जो भी सामान होते हैं जिसको धोने का काम करना वो वाशरमैन के जिम्मे होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अटेंडेंट, अब अटेंडेंट का क्या वर्क है, तो अटेंडेंट चूंकि हम बता चुके हैं व्हाट इज द वर्क ऑफ जीडीए, व्हाट इज द रोल ऑफ जीडीए, ठीक है। तो जीडीए यानी कि वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं पेशेंट को हॉस्पिटल में, है ना, उठने में, बैठने में, खिलाने में, दवा खिलाने में, खाना खिलाने में, ठीक है, मुंह धुलवाने में, तो ये वर्क होता है ना। तो ये किसका काम है, अटेंडेंट का काम है, जो कि एक सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में वर्क करते हैं, ओके। अब आता है सैनिटरी वर्कर, इसका तो बहुत बड़ा रोल है हॉस्पिटल में, सफाई कर्मचारी, जो कि पर डे हॉस्पिटल को अगर साफ रखने का कोई काम करता है तो वो वही सफाई कर्मचारी करता है ना। तो गंदगी होने से बचाने का अगर कोई काम करता है वो है आपको सैनिटरी वर्कर, जो एक सपोर्टिंग वर्कर के रूप में हॉस्पिटल में वर्क करता है। इसके बाद आते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि आप जानते हैं क्राउड बढ़ जाता है, भीड़ बढ़ जाता है, तो ऐसा सिचुएशन में अगर कोई उसको काबू कर सकता है, उसको कोई देख रेख कर सकता है, तो हॉस्पिटल में इसका भी बहुत अहम रोल है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड हॉस्पिटल में एज ए सपोर्टिंग स्टाफ वर्क करता है। तो ये हम लोग अभी कुछ सपोर्टिंग स्टाफ का नाम जाने और कुछ प्रोफेशनल स्टाफ का नाम जाने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ये जानना कि हॉस्पिटल में जो स्टाफ्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन है, कौन प्रोफेशनल कौन प्रोफेशनल स्टाफ है और कौन सपोर्टिव स्टाफ है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है, तो आप लोग इसको जरूर अच्छे से देखिए ताकि आप लोगों को एग्जाम में इससे बेनिफिट मिल सके। चलिए, ओके।